गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने लेसन नंबर 9 स्टार्ट किया था मैक्रो इकोनॉमिक्स का, एक्सेस डिमांड एंड एफिशिएंट डिमांड। तो लास्ट वीडियो में मैंने उसका मीनिंग समझाया था कि व्हाट इज एक्सेस डिमांड, व्हाट इज डेफिशिएंट डिमांड। तो आज के वीडियो में मैं एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करने के मेजर्स के बारे में समझाऊंगा कि व्हाट आर द मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। यस, एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए दो पॉलिसीज हैं। एक पॉलिसी है फिस्कल पॉलिसी और दूसरी पॉलिसी है मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? तो फिस्कल पॉलिसी सबसे पहले इट रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है जिस पॉलिसी के द्वारा सेंट्रल बैंक कंट्री में एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करता है। एंड इट इज आल्सो नोन एज रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो फिस्कल पॉलिसी है इसको हम रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर पॉलिसी भी बोलते हैं। तो गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू में चेंज करके, जैसे गवर्नमेंट टैक्सेस, रेवेन्यू मींस इनकम गवर्नमेंट का, टैक्सेस को इंक्रीज करके या टैक्सेस को डिक्रीज करके एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल कर सकती है। इन द सेम वे द गवर्नमेंट कैन एक्सपेंडिचर को अपने चेंज करके एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल कर सकती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉलिसी आती है मॉनेटरी पॉलिसी। तो व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? इट इज द पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक। फिस्कल पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है और मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक। इंडिया के केस में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सेंट्रल बैंक की पॉलिसी है जिस पॉलिसी के द्वारा कंट्री का सेंट्रल बैंक कंट्री में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है और क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करता है। ठीक है। तो देखो, मॉनेटरी पॉलिसी इट रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक। आरबीआई की पॉलिसी है टू कंट्रोल द मनी सप्लाई एंड क्रेडिट क्रिएशन इन द इकोनॉमी। ठीक है। अब इन पॉलिसी को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी को। इसमें मॉनेटरी पॉलिसी हमारी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत से उसके इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। तो पहले हम फिस्कल पॉलिसी स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी के दो इंस्ट्रूमेंट है, रेवेन्यू पॉलिसी एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी। रेवेन्यू मीन्स गवर्नमेंट की इनकम। गवर्नमेंट टैक्सेस इंपोज करती है लोगों के ऊपर, तो टैक्स इज द मेन सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट इनकम। एंड गवर्नमेंट खर्चा भी करती है, एक्सपेंडिचर, जैसे गवर्नमेंट रोड बनवाती है, फ्लाईओवर बनवाती है। तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करके भी एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल कर सकती है। तो पहले हम फिस्कल पॉलिसी के बारे में स्टडी करते हैं। तो फिस्कल पॉलिसी में आता है पहले रेवेन्यू पॉलिसी। रेवेन्यू पॉलिसी में चेंज इन टैक्सेस मींस टैक्सेस के रेट को चेंज करें। तो जैसे गवर्नमेंट क्या है, लोगों के ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरह के टैक्स लगाती है, आपको पता है। डायरेक्ट टैक्स अगर गवर्नमेंट बढ़ा देती है तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। डिस्पोजेबल इनकम मींस एक्सपेंडिचरेबल इनकम, जो टैक्स देने के बाद लोगों को बचती है, वो डिस्पोजेबल इनकम है। इसके बारे में मैं पहले के वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं, व्हाट इज डिस्पोजेबल इनकम, लेसन नंबर 7 में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो टैक्स गवर्नमेंट अगर इंक्रीज कर देती है, डायरेक्ट टैक्स इंक्रीज करे चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स इंक्रीज करे, अगर डायरेक्ट टैक्स इंक्रीज करती है तो लोगों की इनकम कम रह जाएगी, ज्यादा पैसे तो टैक्स देने में ही लग जाएंगे, तो फिर वो खर्च कम करेंगे। अगर एक्सेस डिमांड चल रही है तो गवर्नमेंट को टैक्स के रेट को बढ़ा देना चाहिए। ठीक है। और इस तरह से इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी इज द इनडायरेक्ट टैक्स। अगर गवर्नमेंट जीएसटी इंक्रीज कर देती है तो गुड्स एंड सर्विसेज कॉस्टली हो जाएंगी, चीजें महंगी पड़ेंगी, प्राइस उनका बढ़ जाएगा चीजों का जीएसटी इंपोज करने से, तो डिमांड कम हो जाएगी, लोग कम खरीदेंगे, तो एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो सकती है। ठीक है। तो रेवेन्यू पॉलिसी क्या होती है? टैक्सेस इज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इंपोजेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन द पब्लिक। तो टैक्स जो है गवर्नमेंट के रेवेन्यू का, इनकम का मेन सोर्स है, और गवर्नमेंट कई तरह के टैक्सेस लगाती है। कुछ टैक्स डायरेक्ट टैक्स होते हैं, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स हैं। और इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है इस तरह के।
चेंजेस इन टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। तो जब गवर्नमेंट इन टैक्सेस को चेंज कर देती है तो डायरेक्टली एग्रीगेट डिमांड के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब पहले हम ये समझते हैं कि इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड, अगर एक इकोनॉमी में ज्यादा डिमांड चल रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए टैक्सेस का क्या करना चाहिए। तो उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को टैक्सेस के रेट को बढ़ा देना चाहिए। अब आप ध्यान से सोचो कि लोग डिमांड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा है, कंट्री के अंदर मनी सप्लाई ज्यादा है, लोगों की जेब में पैसा है, वो कहते हैं कि हमें ये चीज परचेज करनी है, हमें वो चीज, तो उस डिमांड को हमने कम करना है। गवर्नमेंट ने कम करने के लिए क्या करे, गवर्नमेंट टैक्सेस को बढ़ा दे, दोनों तरह के टैक्सेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड द रेट्स ऑफ टैक्सेस शुड बी इंक्रीज्ड एंड इवन इम्पोजेस सम न्यू टैक्सेस। तो अगर एक इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड चल रही है तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो प्रेजेंट टैक्सेस है उनके रेट को इंक्रीज कर दे, ठीक है, और कुछ नए तरह के टैक्सेस लगा दे। तो जिससे क्या होगा, लोग डिमांड कम करेंगे। जैसे अभी मैंने बताया कि अगर जीएसटी गवर्नमेंट इंक्रीज कर देती है तो जीएसटी इंक्रीज करने से क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज कॉस्टली हो जाएंगी, तो उसकी डिमांड कम होएगी। ठीक है, वही हमने करना था, अगर एक्सेस डिमांड चल रही है उसको कम करना है, तो उसको कम करने के लिए टैक्सेस के रेट को बढ़ा दे। ठीक है, और डायरेक्ट टैक्स अगर बढ़ाती है तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम रह जाएगी, तो वो कम खर्च करेंगे। ठीक है, इट लीड्स टू डिक्रीज इन लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, तो इससे एग्रीगेट डिमांड हमारी कम हो जाएगी। ठीक है, या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा एक इकोनॉमी में, एंड हेल्प्स टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, और इस तरह से एक्सेस डिमांड को कंट्रोल कर सकते हैं। Now, in case of there is deficient demand in the economy, अगर एक इकोनॉमी में डिमांड कम चल रही है तो गवर्नमेंट को टैक्सेस का क्या करना चाहिए, टैक्स के रेट को घटा देना चाहिए। टैक्स के रेट को घटाने से मतलब दोनों तरह के टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस, बोथ शुड बी रिड्यूस। डायरेक्ट टैक्स कम करने से क्या होगा, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो जाएगी, पीपल विल स्पेंड मोर। और अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिड्यूस करते हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज चीप हो जाएंगी, लोग ज्यादा डिमांड करेंगे। ठीक है, तो ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड द रेट ऑफ टैक्सेस शुड बी रिड्यूस। तो डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन में क्या करना चाहिए, टैक्स के रेट को रिड्यूस कर देना चाहिए। इट लीड्स टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, इससे एक इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एंड हेल्प्स टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, तो डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर हुआ। अब इसके बाद इसी पॉलिसी में, फिस्कल पॉलिसी में आता है चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर को भी चेंज करना चाहिए। पहले हमने टैक्सेस का किया, अब एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट कई तरह के एक्सपेंडिचर करती है, जैसे गवर्नमेंट फ्लाईओवर बनवाती है, रोड्स बनवाती है, बिल्डिंग्स बनवाती है, डैम्स बनवाती है। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो इससे भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, और अगर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देती है तो एग्रीगेट डिमांड रिड्यूस हो जाती है। तो नेचुरली अगर एक इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड चल रही है उसको करेक्ट करना है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में पब्लिक एक्सपेंडिचर शुड बी इंक्रीज, गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ा दे, रोड ज्यादा बनाए, फ्लाईओवर ज्यादा बनाए, तो उससे डिमांड बढ़ेगी। और अगर कंट्री में एक्सेस डिमांड चल रही है तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर देना चाहिए। तो चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंड इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो गवर्नमेंट जो स्पेंड करती है, खर्च करती है, वो भी एग्रीगेट डिमांड का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। गवर्नमेंट स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑन पब्लिक वर्क्स लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। तो गवर्नमेंट पब्लिक वर्क पे बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर, जैसे सड़कें बनवाती है, फ्लाईओवर, बिल्डिंग, रेलवेज, डैम एटसेट्रा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऐसे एक्सपेंडिचर को चेंज करके भी, अपने एक्सपेंडिचर को चेंज करके भी एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल कर सकती है एक इकोनॉमी में। तो इसमें भी दो चीजें आएंगी, एक तो एक्सपेंडिचर को बढ़ाना है और एक एक्सपेंडिचर को कम करना है। अगर एक्सेस डिमांड चल रही है तो गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करना चाहिए, और अगर डेफिशिएंट डिमांड चल रही है तो अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करना चाहिए। तो इसके बारे में अभी करते हैं।
नाउ इफ देयर इज एक्सेस डिमांड इन द इकोनॉमी, तो अगर कंट्री में इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा चल रही है तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर को घटा देना चाहिए, ठीक है। टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, इन्फ्लेशनरी गैप, एक्सेस डिमांड को हम इन्फ्लेशनरी गैप भी बोलते हैं, मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में। तो इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन में गवर्नमेंट मस्ट डिक्रीज दिस पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट को अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम कर देना चाहिए एक्सेस डिमांड के सिचुएशन में। तो आप खुद सोचो कि एक्सपेंडिचर करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक्सपेंडिचर कम करने से। जैसे गवर्नमेंट रोड्स बनवाती है, फ्लाईओवर बनवाती है, एक्सपेंडिचर करती है, तो हम ये जानते हैं कि वन मैन्स एक्सपेंडिचर इज अदर मैन्स इनकम। तो अगर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम करेगी तो लोगों की इनकम भी कम होगी, तो वह डिमांड कम करेंगे, लोगों की जेब में पैसा कम पहुंचेगा तो वह डिमांड कम करेंगे, ठीक है। तो इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन में गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देना चाहिए। गवर्नमेंट मस्ट रिड्यूस दिस एक्सपेंडिचर ऑन अनप्रोडक्टिव वर्क। तो जो अनप्रोडक्टिव वर्क्स हैं, जैसे टूरिज्म हो गया या डिफेंस एक्टिविटीज हो गई, तो ये अनप्रोडक्टिव वर्क कहलाते हैं, तो इनको तो कम कर सकते हैं। Decreasing government expenditure will reduce the aggregate demand in the economy and helps to correct excess demand. तो इस तरह से गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम करेगी, तो इससे एक इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कम हो सकती है। इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, अब अगर डिमांड कम चल रही है तो इसका अपोजिट कर दो जो अभी किया है। तो डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन में गवर्नमेंट को अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर देना चाहिए, रोड फ्लाईओवर्स वगैरह बनाने चाहिए। एक्सपेंडिचर करेगी तो लोगों की इनकम भी होगी, तो वो फिर उनकी जेब में पैसा पहुंचेगा तो वो डिमांड करेंगे, ठीक है। तो इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, डिफ्लेशनरी गैप भी बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड को, गवर्नमेंट मस्ट इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर देना चाहिए। इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग विल इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी एंड हेल्प्स टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड। इज इट क्लियर? ये फिस्कल इंस्ट्रूमेंट्स के बाद हमारे पास आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स। तो मॉनेटरी पॉलिसी का मीनिंग इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक की पॉलिसी है, जिस पॉलिसी के द्वारा कंट्री का सेंट्रल बैंक कंट्री में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है और क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करता है, उसको हम मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी के ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं मेन, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं? बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड एलआरआर, चेंज इन एलआरआर। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएशन, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं व्हाट आर क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, व्हाट आर क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, दीज आर नॉन डिस्क्रिमिनेटरी इंस्ट्रूमेंट, ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते, इनका सभी के ऊपर पूरी इकोनॉमी पे इक्वल एक जैसा इफेक्ट पड़ता है सभी पे, इसलिए इनको बोला है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी इंस्ट्रूमेंट। दे इन्फ्लुएंस द वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, एक इकोनॉमी में ये टोटल मनी सप्लाई की वॉल्यूम पे इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है क्वालिटेटिव, ये सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स हैं। क्वालिटेटिव, दीज आर डिस्क्रिमिनेटरी, ये डिस्क्रिमिनेटरी मेजर्स हैं, ये सभी के ऊपर इक्वल इफेक्ट नहीं डालेंगे, किसी के ऊपर इनका इफेक्ट पड़ेगा, किसी के ऊपर इनका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दे इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन ऑफ मनी सप्लाई, तो एक इकोनॉमी में मनी सप्लाई की डायरेक्शन के ऊपर इफेक्ट डालेंगे। नाउ बैंक रेट, तो सबसे पहला हमारा इंस्ट्रूमेंट आता है बैंक रेट। तो सबसे पहले तो आपने मीनिंग समझना है, बैंक रेट क्या होता है। आपको पता है एक इंटरेस्ट रेट भी होता है। तो बैंक रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक मींस इंडिया के केस में आरबीआई, तो बैंक रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। तो बैंक रेट वो रेट होता है जिस रेट के साथ कंट्री का सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों को लोन देता है, ठीक है।
बैंक रेट मीन्स एक तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट समझ लो क्या होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द कमर्शियल बैंक लेंड मनी टू द पब्लिक, ठीक है। जिस रेट के साथ कमर्शियल बैंक आम जनता को, लोगों को लोन देंगे, वो तो इंटरेस्ट रेट उसको बोलते हैं। और बैंक रेट, जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों को लोन देता है जिस रेट के साथ, उसको हम बैंक रेट बोलेंगे। तो ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा आपको बैंक रेट और इंटरेस्ट रेट में। तो बैंक रेट वो रेट है जिस रेट के साथ सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों को लोन देता है फॉर देयर लॉन्ग टाइम नीड्स। एक ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, लॉन्ग टाइम नीड्स, उनकी लॉन्ग टाइम के लिए। एक रेपो रेट आएगा, उसके बारे में नेक्स्ट में बताऊंगा भी। तो रेपो रेट जो है और बैंक रेट सेम होते हैं। ओनली डिफरेंस इज दैट बैंक रेट इज एप्लीकेबल फॉर द लॉन्ग पीरियड एंड रेपो रेट इज एप्लीकेबल फॉर द शॉर्ट पीरियड, ठीक है। बाय चेंजिंग, अब जो रिजर्व बैंक है वो क्या करता है, ये जो बैंक रेट है उसको वो चेंज कर सकता है, वो इंक्रीज कर सकता है और बैंक रेट को बढ़ा सकता है, घटा सकता है। उससे भी कंट्री में मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाती है एंड विद द रिजल्ट एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड कैन बी कंट्रोल्ड, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताता हूं एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में क्या करना चाहिए। मींस अगर कंट्री में एक्सेस डिमांड चल रही है तो उस कंडीशन में बैंक रेट को बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए, ठीक है। तो ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस द बैंक रेट। तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में सॉरी सेंट्रल बैंक क्या करता है, बैंक रेट को बढ़ा देता है। अब बैंक रेट को बढ़ाने से क्या होगा, इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा हो जाएगा। मतलब जो कमर्शियल बैंक है उनको लोन अगर महंगा मिला है, ठीक है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं अगर सेंट्रल बैंक को कमर्शियल बैंक, तो वो भी इंटरेस्ट रेट जो जनरल पब्लिक है उनको भी लोन वो महंगा देंगे। तो अगर मैं जैसे बैंक से लोन लेने के लिए जाता हूं और मुझे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है तो मैं क्या करूंगा, लोन कम लूंगा। अगर मुझे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है तो मैं लोन ज्यादा लूंगा। तो बैंक रेट अगर बढ़ा देता है सेंट्रल बैंक तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ जाएगी, उधार लेने का खर्चा बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा। तो कमर्शियल बैंकों को अगर लोन कॉस्टली मिला है तो वो भी जनरल पब्लिक को लोन देंगे तो वो कॉस्टली देंगे, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा तो पीपल विल टेक लो लोन, कम लोन लेंगे लोग, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट डिमांड एंड कंजम्पशन डिमांड रिड्यूस हो जाएगी और यही करना था, कंट्री में एक्सेस डिमांड चल रही थी उसको कम करना था। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया, बैंक रेट बढ़ा दिया। तो बैंक रेट बढ़ाने से क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ गया, लोगों को लोन कम लेंगे लोन, ठीक है। तो ये था इफ इट फोर्सेस कमर्शियल बैंक, तो जब बैंक रेट बढ़ गया तो इट फोर्सेस कमर्शियल बैंक टू इंक्रीज देयर लैंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कमर्शियल बैंक भी अपना लैंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे। नाउ द पीपल विल बोरो लेस बिकॉज, अब लोग कम लोन लेंगे क्योंकि अब उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। कॉन्सिक्वेंटली द एक्सेस डिमांड कैन बी कंट्रोल्ड। तो इस तरह से एक्सेस डिमांड को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसका अपोजिट कर दो, अगर कंट्री में डेफिशिएंट डिमांड चल रही है तो क्या करना चाहिए, तो उस केस में बैंक रेट को कम कर देना चाहिए। बैंक रेट को कम करने से क्या होगा, इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कम होने से क्या होगा, पीपल विल बोरो मोर, लोग ज्यादा लोन लेंगे। जब लोगों को लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा तो लोग ज्यादा लोन लेंगे, ज्यादा लोन लेंगे तो डिमांड भी ज्यादा करेंगे, तो डेफिशिएंट डिमांड करेक्ट हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड सेंट्रल बैंक रिड्यूसेस द बैंक रेट। डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन में क्या होता है, सेंट्रल बैंक बैंक रेट को कम कर देगा। नाउ कमर्शियल बैंक वुड आल्सो रिड्यूस लैंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कमर्शियल बैंक भी अपना लैंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देंगे। नाउ द पीपल विल बोरो मोर, अब लोग ज्यादा लोन लेंगे क्योंकि उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देना पड़ रहा है। विद द रिजल्ट कंजम्पशन डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड विल इंक्रीज। तो डेफिशिएंट डिमांड जो चल रही थी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है रेपो रेट। तो जैसे मैंने पहले बताया था, ये रेपो रेट और बैंक रेट सेम कंसेप्ट है। ओनली डिफरेंस ये है कि बैंक रेट इज एप्लीकेबल इन द लॉन्ग पीरियड एंड रेपो रेट इज एप्लीकेबल इन द शॉर्ट पीरियड। तो रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक lends money to the commercial bank for their short time needs, ये वाला short time needs, ठीक है।
तो रेपो रेट उस रेट को बोलेंगे जिस रेट के साथ जिस रेट के साथ सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों को लोन देता है उनकी शॉर्ट टाइम की जरूरतों को पूरा करने के लिए। ठीक है, बाय चेंजिंग द रेपो रेट, अब जो रिजर्व बैंक है वो क्या कर सकता है, इस रेपो रेट को चेंज कर सकता है, इसको इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है। तो रेपो रेट को चेंज करके रिजर्व बैंक कंट्री में मनी सप्लाई के ऊपर इफेक्ट डाल सकता है। ठीक है, अब अगर कंट्री में एक्सेस डिमांड चल रही है तो क्या करना चाहिए, इस रेपो रेट को बढ़ाना चाहिए या रेपो रेट को घटाना चाहिए। ठीक है, अगर ये एग्जाम में आता है कि रेपो रेट से क्या इफेक्ट पड़ेगा एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए, तो पहले आप रेपो रेट का बैंक रेट का मीनिंग एक्सप्लेन करोगे, उसके बाद समझाओगे कि एक्सेस डिमांड पे या डेफिशिएंट डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, जैसे भी क्वेश्चन में पुटअप करें, अगर वो एक्सेस डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते हैं तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर देना है, और डेफिशिएंट डिमांड के बारे में पूछते हैं तो आपने बताना है कि उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर एक्सेस डिमांड चल रही है तो आपने बताना है कि एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में रेपो रेट को बढ़ाना चाहिए या रेपो रेट को घटाना चाहिए। तो आप खुद सोचो, अगर कंट्री में एक्सेस डिमांड चल रही है इसका मतलब लोगों के पास पैसा ज्यादा है, वो ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, ज्यादा परचेजिंग कर रहे हैं, तो बैंक रेट रेपो रेट को बढ़ा दें। रेपो रेट को बढ़ाने से लोग क्या होगा, लोग कम लोन लेंगे। ठीक है, उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा। तो वही लिखा देखो, ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस द रेपो रेट। एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में क्या होगा, जो सेंट्रल बैंक है वो रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा। ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस द रेपो रेट विच इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ बोरिंग। रेपो रेट को बढ़ा देगा जिससे कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ जाएगी आरबीआई से। जो कमर्शियल बैंक है उनको लोन महंगा मिलेगा आरबीआई से। जब कमर्शियल बैंकों को लोन महंगा मिलेगा तो वो भी जनरल पब्लिक को रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लगा के देंगे। ठीक है, एज ए रिजल्ट कमर्शियल बैंक विल आल्सो इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट, कॉन्सिक्वेंटली पीपल विल बोरो लेस। तो जब लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा तो लोग कम उधार लेंगे, कम बोरो करेंगे, तो जिससे कि डिमांड को कंट्रोल कर सकते हैं। कंजम्पशन डिमांड और इन्वेस्टमेंट डिमांड अब कम हो जाएगी क्योंकि लोग कम लोन ले रहे हैं। ठीक है, नाउ डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो इसका एक्सेस डिमांड का बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, तो ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड सेंट्रल बैंक रिड्यूसेस द रेपो रेट। तो डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन में रिजर्व बैंक क्या करता है, रेपो रेट को कम कर देता है। आपने मेन रूप से यही बताना है कि रेपो रेट को कब बढ़ाना चाहिए और कब घटाना चाहिए। तो डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन में रेपो रेट को घटा देना चाहिए। रेपो रेट को घटाने से क्या होगा, इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट मतलब जो कमर्शियल बैंक है वो भी जनरल पब्लिक को लोन अब सस्ता देंगे। तो जब चीप लोन मिलेगा तो लोग ज्यादा लोन लेंगे, ज्यादा लोन लेंगे तो एक्सपेंडिचर भी ज्यादा करेंगे, डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये है, तो विच रेड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ बोरिंग फ्रॉम आरबीआई। तो रेपो रेट को कम करने से जो कमर्शियल बैंक है जब उनको आरबीआई से लोन मिलता है तो उसकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग रेड्यूस हो जाएगी। एज ए रिजल्ट कमर्शियल बैंक विल आल्सो रेड्यूस द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कमर्शियल बैंक भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देंगे। कॉन्सिक्वेंटली पीपल विल बोरो मोर एंड विद द रिजल्ट डिमांड विल राइज। तो अब लोग ज्यादा लोन लेंगे, कंजम्पशन डिमांड और इन्वेस्टमेंट डिमांड अब राइज हो जाएगी। ठीक है, नाउ इट इज रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का अपोजिट है। रेपो रेट में अभी आपको मैंने बताया कि आरबीआई जिस रेट के ऊपर कमर्शियल बैंक को मनी उधार देता है उसको हम रेपो रेट बोलते हैं। और रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि कमर्शियल बैंक के पास अगर एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं, सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी पड़ी है, तो अपनी सरप्लस मनी को वो रिजर्व बैंक के पास डिपॉजिट करवा देते हैं और रिजर्व बैंक उस मनी को यूज करने के बदले में उनको जो अमाउंट देता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, उसको रिवर्स रेपो रेट बोलेंगे। समझ आ गया? तो रिवर्स रेपो रेट वो रेट है जिस रेट के ऊपर जो कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई को मनी लैंड करते हैं, मीन्स उधार देते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट? रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक कैन पार्क मतलब डिपॉजिट करवा सकते हैं देयर सरप्लस मनी विद द सेंट्रल बैंक। तो रिवर्स रेपो रेट उस रेट को बोलते हैं जिस रेट के साथ जो कमर्शियल बैंक है उनके पास अगर सरप्लस मनी है तो अपनी सरप्लस मनी वो रिजर्व बैंक के पास डिपॉजिट कर सकते हैं।
और रिजर्व बैंक उनको जो रेट देता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है, उसको हम रिवर्स रेपो रेट बोलेंगे। अब रिजर्व बैंक जो है इस रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। इंक्रीज और डिक्रीज करके रिवर्स रेपो रेट को वो कंट्री में एक्सेस डिमांड और डेप्शन डिमांड को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो अगर एक्सेस डिमांड चल रही है एक इकोनॉमी में, उसको करेक्ट करना है, तो ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड आरबीआई इंक्रीजेस द रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, इंक्रीजेस द रिवर्स रेपो रेट। तो अगर कंट्री में एक्सेस डिमांड चल रही है तो रिजर्व बैंक क्या करता है, इस रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है। इट एनकरेजेस द, इससे क्या होता है, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, जब कमर्शियल बैंक के पास कुछ अमाउंट पड़ा है और रिजर्व बैंक ने उस रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया है, तो नाउ कमर्शियल बैंक एनकरेज हो जाते हैं कि हमें ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, तो अपने पैसे वो रिजर्व बैंक के पास डिपॉजिट करवा देते हैं with the purpose of earning some extra amount of money. ठीक है, it encourages the commercial bank to deposit their money with the central bank. तो इससे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास अपने पैसे डिपॉजिट करवा देते हैं। इट कॉजेज रिडक्शन इन द एबिलिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक टू क्रिएट क्रेडिट। अब कमर्शियल बैंक ने अपने जो सरप्लस अमाउंट था वो अब कमर्शियल बैंक के पास जो सरप्लस था उसको रिजर्व बैंक के पास डिपॉजिट करवा दिया। अब उनके पास पीछे जो है वो पैसे देने के लिए, लोगों को उधार देने के लिए पैसे कम रह गए, तो इट रेड्यूसेस द कमर्शियल बैंक्स एबिलिटी टू क्रिएट क्रेडिट। तो कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएट करने की एबिलिटी रेड्यूस हो जाएगी इससे, क्योंकि उन्होंने अपने अमाउंट को आरबीआई के पास डिपॉजिट करवा दिया। तो कॉन्सिक्वेंटली द एक्सेस डिमांड कैन बी कंट्रोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेप्शन डिमांड। डेप्शन डिमांड में अपोजिट है। ड्यूरिंग डेप्शन डिमांड सेंट्रल बैंक रेड्यूसेस द रेपो रेट। तो डेप्शन डिमांड की सिचुएशन में क्या हुआ कि सेंट्रल बैंक ने रेपो रेट को रेड्यूस कर दिया। अब जो कमर्शियल बैंक है डिस्करेज हो जाएंगे, अब वो अपने पैसे रिजर्व बैंक के पास डिपॉजिट नहीं करवाएंगे। तो जब वो अपने पैसे रिजर्व बैंक के पास डिपॉजिट नहीं करवाएंगे तो अब उनके पास लोगों को क्रेडिट क्रिएट करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी। अब लोगों को वो उधार देंगे। ठीक है, with the result money supply in the economy increases, consumption demand and investment demand will increase. ठीक है, तो इसका मतलब कंक्लूजन ये है कि अगर कंट्री में एक्सेस डिमांड चल रही है तो रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर देना चाहिए, और अगर कंट्री में डेप्शन डिमांड चल रही है तो रिवर्स रेपो रेट को रिड्यूस कर देना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब सबसे पहले तो इसका मीनिंग समझना है, व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट बाय सेंट्रल बैंक इज नोन एज ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो जो कंट्री का सेंट्रल बैंक है वो ओपन मार्केट में गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को, मतलब गवर्नमेंट के शेयर, स्टॉक्स वगैरह, बॉन्ड्स वगैरह, तो जब रिजर्व बैंक गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में सेल करता है या ओपन मार्केट से परचेज कर लेता है तो इस एक्ट को ओपन मार्केट ऑपरेशंस बोलते हैं। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, इस एक्ट को हम ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं। तो इट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो इससे भी डायरेक्टली कंट्री में मनी सप्लाई या तो बढ़ जाती है या कम हो जाती है। ठीक है, तो कैसे ये काम करता है, अगर एक्सेस डिमांड चल रही है तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में क्या होगा, जो रिजर्व बैंक है, जो कंट्री का सेंट्रल बैंक है, वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में सेल कर देगा। ठीक है, अब आपने ये समझना है कि सेल करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा एक्सेस डिमांड और डेप्शन डिमांड के ऊपर। ठीक है, अगर रिजर्व बैंक गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को सेल कर देता है, और गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज आपको पता है लोग उसमें पैसा लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि अगर सिक्योरिटीज परचेज कर रहे हैं तो लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट का के पास मेरा पैसा सेफ रहेगा और मुझे अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो लोग गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में पैसा लगाना पसंद करते हैं क्योंकि वो अपना पैसा सेफ हैंड्स में दे रहे हैं। तो और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सिक्योरिटीज चाहे जनरल पब्लिक परचेज करें या खुद कमर्शियल बैंक परचेज करें, अल्टीमेटली उसका इफेक्ट कमर्शियल बैंक के ऊपर भी पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मैं गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज रिजर्व बैंक ने सेल करी, तो मैं जो है जनरल पब्लिक गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को ओपन मार्केट से परचेज कर लेता हूँ,
रिजर्व बैंक सेल कर रहा है, मैं उसको परचेज करता हूं। तो मान लो मैं कि मैंने 5 लाख रुपीस की गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज परचेज करी, ठीक है। अब मेरे पास घर में तो कैश नहीं अवेलेबल था, तो मैंने क्या किया, अपने बैंक से, जिस बैंक में मेरा अकाउंट था, और आजकल वैसे भी डिजिटल पेमेंट होती है, तो मैंने उस बैंक से पैसे पहले विड्रॉ किए या बैंक के थ्रू मैंने पेमेंट करी। तो सिक्योरिटीज मैंने परचेज करी, मेरा बैंक बैलेंस कम हुआ, मेरे पैसे कम हुए, ठीक है। और इससे कमर्शियल बैंक के भी पैसे कम हो गए, क्योंकि मेरे पैसे बैंक में पड़े थे, मैंने उन्हीं पैसों से गवर्नमेंट की सिक्योरिटी परचेज करी। तो इससे मेरी एबिलिटी, मैं कुछ आगे परचेज करना चाहता हूं तो मैं नहीं परचेज कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने 5 लाख रुपीस तो स्पेंड कर दिए गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को परचेज करने में। तो इससे मैं नहीं कुछ परचेज कर पाऊंगा, यानी कि डिमांड कम हो गई, ठीक है। और इससे कमर्शियल बैंक की भी क्रेडिट क्रिएट करने की एबिलिटी रिड्यूस हो गई। कमर्शियल बैंक के पास जो रिजर्व था वो कम रह गया, तो कमर्शियल बैंक भी लोगों को उधार नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो इससे डिमांड कम हो जाएगी। क्लियर हुआ? ठीक है। तो देखो, एक्सेस डिमांड, टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए, टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड द सेंट्रल बैंक सेल सिक्योरिटीज। इस बात को आपने याद रखना है कि कब सिक्योरिटी को सेल करना है और कब सिक्योरिटी को बाय करना है आरबीआई ने। अगर कंट्री में एक्सेस डिमांड चल रही है तो उस टाइम तो सिक्योरिटी को सेल कर देना चाहिए इन द ओपन मार्केट। सेल ऑफ सिक्योरिटी रिड्यूसेस द रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक। सिक्योरिटी को सेल करने से कमर्शियल बैंक के पास जो रिजर्व है वो कम रह जाए, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया कि मैंने सिक्योरिटी परचेज करी, तो इससे कमर्शियल बैंक का भी रिजर्व कम हो गया, ठीक है। कमर्शियल बैंक के पास रिजर्व कम रह जाएगा पैसे का। Consequently, it reduces the commercial bank ability to create credit and decreases the level of aggregate demand. तो इस सब का क्या इफेक्ट पड़ा? इससे जो कमर्शियल बैंक है उनके पास रिजर्व कम रह गया, उनकी क्रेडिट क्रिएट करने की एबिलिटी रिड्यूस हो गई। विद द रिजल्ट इन्वेस्टमेंट डिमांड एंड कंजम्पशन डिमांड विल फॉल इन द इकोनॉमी। तो एग्रीगेट डिमांड इस तरह से कंट्रोल हो जाएगी। अब इसका रिवर्स, इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड अगर चल रही है तो आरबीआई को गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट से परचेज कर लेना चाहिए, बाय कर लेना चाहिए, ठीक है। अगर परचेज कर लेता आरबीआई तो लोगों को पैसा देगा, कमर्शियल बैंक के पास पैसा पहुंचेगा, रिजर्व उनका बढ़ जाएगा, तो दे विल lend money to the public. Commercial demand, investment demand and consumption demand will increase हो जाएगी। टू कंट्रोल डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक बाय सिक्योरिटीज फ्रॉम द ओपन मार्केट से सिक्योरिटी को परचेज कर लेता है। बाइंग ऑफ सिक्योरिटी इंक्रीजिंग द रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक। तो सिक्योरिटी को रिजर्व बैंक अगर बाय करता है, परचेज करता है, तो इससे कमर्शियल बैंक का रिजर्व बढ़ जाएगा। अब उनके पास रिजर्व ज्यादा हो गया तो उनकी क्रेडिट क्रिएट करने की एबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। Consequently, it increases the commercial bank ability to create credit and increase the level of aggregate demand, ठीक है। और aggregate demand इससे बढ़ जाएगी। Yes, the now next topic is legal reserve requirement. तो first of all, you should know the meaning of legal reserve requirement. होता क्या है? तो हर कमर्शियल बैंक को अपने पास कुछ लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट रखना पड़ता है, कुछ रिजर्व पैसे रखने पड़ते हैं, जिसको लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट बोलते हैं। जो कस्टमर है बैंक के, वो बैंकों में पैसे डिपॉजिट करवाते हैं, तो बैंक उन पैसों का क्या करता है? बैंक उन पैसों को किसी को लैंड दे देता है, उधार दे देता है, किसी को कोई काम करने के लिए, प्रोड्यूसर को इन्वेस्टमेंट करने के लिए उधार दे देगा, कंज्यूमर को कोई ड्यूरेबल गुड्स परचेज करने के, जैसे प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए पैसे उधार दे देगा, ठीक है। तो कुछ पैसे तो कमर्शियल बैंक कस्टमर को उधार दे देता है, और कुछ पैसे वो अपने पास रखता भी है। जिन्होंने पैसे डिपॉजिट किए हैं तो उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए वो विथड्रॉ भी करने आ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ पैसे उसको लीगली रिजर्व अपने पास मेंटेन रखना पड़ता है, उसको हम लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट या लीगल रिजर्व रेशियो बोलते हैं। तो देखो, कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन लीगल रिजर्व। एनी चेंज इन लीगल रिजर्व इज अ डायरेक्ट मेथड टू इन्फ्लुएंस एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ एलआरआर। तो रिजर्व बैंक क्या करता है? ये जो लीगल रिजर्व रेशियो है, इसको इंक्रीज भी कर सकता है, इसको डिक्रीज भी कर सकता है। और उसको इंक्रीज और डिक्रीज करने से डायरेक्टली
कंट्री में एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, एग्रीगेट डिमांड पे डायरेक्ट असर पड़ता है। इस लीगल रिजर्व रेशो के दो कंपोनेंट हैं, एक तो सीआरआर और एसएलआर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सीआरआर कैश रिजर्व रेशो एंड एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। सीआरआर क्या होता है? हर कमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का एक हिस्सा आरबीआई के पास डिपॉजिट रखना पड़ता है, उसको हम कैश रिजर्व रेशो बोलते हैं, ये आरबीआई के पास रखना पड़ता है। और एसएलआर क्या होता है? एसएलआर वो पार्ट होता है रिजर्व का जो कि कमर्शियल बैंक को खुद अपने पास रखना पड़ता है। ठीक है, सीआरआर किसके पास रखना पड़ेगा रिजर्व? आरबीआई के पास। एसएलआर किसके पास रखना पड़ेगा रिजर्व? कमर्शियल बैंक को खुद अपने पास। ठीक है, इट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। तो सीआरआर क्या होता है? ये मिनिमम परसेंटेज होता है टाइम लाइबिलिटी का और डिमांड लाइबिलिटीज का, जो कि कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रखता है। ठीक है, और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज टू बी केप्ट बाय कमर्शियल बैंक विद देमसेल्फ। कमर्शियल बैंक इसको खुद अपने पास रखते हैं। ठीक है, अब हमने ये समझना है आपने कि जब एक्सेस डिमांड चल रही है और डेफिशिएंट डिमांड चल रही है तो कैश रिजर्व रेशियो को यानी कि एलआरआर को बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए। ठीक है, तो टू कंट्रोल द एक्सेस डिमांड सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस द एलआरआर। अगर कंट्री में एक्सेस डिमांड चल रही है उसको कम करना है। ठीक है, तो एक्सेस डिमांड को रिड्यूस करने के लिए जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करेगा? इस एलआरआर को इंक्रीज कर देगा। अब कमर्शियल बैंक को ज्यादा रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा रिजर्व मेंटेन करने का मतलब है कि अब उनकी क्रेडिट क्रिएट करने की एबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, अब वे लोगों को कम लोन दे पाएंगे। ठीक है, तो इट रिड्यूसेस द कमर्शियल बैंक्स एबिलिटी टू क्रिएट क्रेडिट। जब लोगों को कम लोन दे पाएंगे तो इससे कंट्री में एक्सेस डिमांड को कंट्रोल कर सकते हैं, डिमांड ज्यादा थी वो कम हो सकती है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिमांड और कंजम्पशन डिमांड फॉल हो जाएगी। डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन में क्या करना चाहिए? टू कंट्रोल डेफिशिएंट डिमांड द सेंट्रल बैंक रिड्यूसेस एलआरआर। तो डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन में रिजर्व बैंक क्या करता है? इस एसएलआर को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, इसको रिड्यूस करने से अब कमर्शियल बैंक को कम रिजर्व अपने पास रखना पड़ता है, तो ज्यादा पैसे वे लोगों को उधार दे पाएंगे, उनकी एबिलिटी कमर्शियल बैंक की लोगों को लोन देने की एबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जब क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट डिमांड एंड कंजम्पशन डिमांड बढ़ जाएगी। तो कम डिमांड अगर चल रही है तो उसको करेक्ट करने के लिए एलआरआर को रिड्यूस कर देना चाहिए। ठीक है, इट इंक्रीजेस द कमर्शियल बैंक एबिलिटी टू क्रिएट क्रेडिट। उनकी क्रेडिट क्रिएट करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी एंड विद द रिजल्ट द डेफिशिएंट डिमांड कैन बी करेक्टेड। नाउ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में हमारा पहला आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट इज द डिफरेंस। किस चीज का डिफरेंस है? मार्जिन रिक्वायरमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन ग्रांटेड एंड द सिक्योरिटी टेकन फॉर गिविंग दैट लोन। ठीक है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट डिफरेंस होता है जितने रुपीस का बैंक ने आपको लोन दिया और उस लोन को लेने के लिए जो आपने सिक्योरिटी दी, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए आप बैंक से लोन लेने के लिए जाते हो। ठीक है, अगर आप बैंक से लोन लेने के लिए जाते हो तो ऐसा तो नहीं होता कि बैंक आपको कहता है, मैनेजर आपको कहता है आओ जी बैठो जी और ये लो चाय पानी पियो, और आप कहते हो मुझे 10 लाख रुपीस का लोन चाहिए, तो मैनेजर जो है वो पैसों को 10 लाख रुपीस को ब्रीफ केस में रख के आपको दे देता है, लो जी जाओ जी। ऐसा तो नहीं है। तो बैंक मान लो आपको बिठा भी लेता है जब आप लोन लेने के लिए जाते हो, तो बैंक सबसे पहले आपको कहेगा कि आप लोन लेने के लिए आए हो तो आपके पास मॉर्टगेज करने के लिए, उसको बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। आपके पास सिक्योरिटी रखने के लिए क्या है? कोई आप जमीन जायदाद के डॉक्यूमेंट्स रखो, तब आपको लोन मिलेगा उसके बदले में। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी, अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है,
तो बैंक से आप लोन लेने के लिए जाओगे तो आपसे सिक्योरिटी मांगेंगे, उस सिक्योरिटी के बेस के ऊपर आपको लोन देंगे। तो जो सिक्योरिटी होती है उसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी और आपको लोन मिलेगा उस सिक्योरिटी के ऊपर वो कम का मिलेगा। ठीक है, तो जैसे आपने 10 लाख रुपीस की सिक्योरिटी रखी, कोई डॉक्यूमेंट्स रखे 10 लाख रुपीस की प्रॉपर्टी के, तो ऐसा तो नहीं है कि बैंक आपको 20 लाख रुपीस लोन दे देगा। ठीक है, अगर आपको 10 लाख की सिक्योरिटी देके आपको 20 लाख का लोन मिल जाता है तो आप क्या करोगे? बैंक को रिटर्न ही नहीं करोगे पैसे, आप तो 20 लाख रुपए लेके चले जाओगे। ठीक है, तो बैंक भी चालाक है, तो बैंक क्या करता है, 10 लाख की सिक्योरिटी पे आपको कुछ परसेंटेज डिडक्ट करके आपको लोन देगा। तो 10 लाख की सिक्योरिटी के आपको ऊपर सिर्फ 8 लाख का लोन मिला, 8 लाख का आपको लोन मिला, बाकी जो 2 लाख है उसको बोलेंगे मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को, मार्जिन रिक्वायरमेंट को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो आप बैंक से लोन लेने के लिए जाते हो, तो बैंक आपसे पहले सिक्योरिटी मांगेगा। ठीक है, तो आपने बैंक को 10 लाख रुपीस की सिक्योरिटी दी, सिक्योरिटी का अमाउंट है 10 लाख। ठीक है, आपने 10 लाख रुपीस की सिक्योरिटी डिपॉजिट करी, तो बैंक इसके ऊपर आपको जो लोन देगा तो वो पूरा का पूरा 10 लाख लोन नहीं देगा, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया। आपको 10 लाख की सिक्योरिटी के ऊपर सिर्फ आपको बैंक ने 8 लाख रुपए का लोन दिया। तो अब ये 20% जो है मार्जिन रिक्वायरमेंट हो गया, मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो इस केस में मार्जिन रिक्वायरमेंट जैसे 2 लाख रुपीस हो गया। ठीक है, तो अब इसी को मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलेंगे। तो जैसे ये 2 लाख रुपीज, ये 20% है, 10 लाख रुपीज का 20% है। तो फिर समझो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट इज द डिफरेंस, जैसे ये वाला ये डिफरेंस है। मार्जिन रिक्वायरमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन ग्रांटेड, तो लोन ग्रांट किया 8 लाख रुपीज का, ठीक है, एंड द सिक्योरिटी टेकन बाय द बैंक फॉर गिविंग दैट लोन, तो बैंक ने उस लोन को देने के लिए आपसे सिक्योरिटी ली कितनी, 10 लाख रुपीज की। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट ये 2 लाख रुपीज मार्जिन रिक्वायरमेंट हो गया, इस केस में 20%। इज इट क्लियर? तो मार्जिन रिक्वायरमेंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब रिजर्व बैंक क्या करता है, इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को चेंज कर सकता है। जैसे रिजर्व बैंक इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को 20% से इंक्रीज करके 30% कर देता है, 20% को इंक्रीज करके 30% कर देता है। तो आप सोचो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहले 10 लाख रुपीस की सिक्योरिटी आप देते थे तो आपको 8 लाख का लोन मिल जाता था। अब जब मार्जिन रिक्वायरमेंट 30% है तो इसका मतलब ये है कि 3 लाख रुपीस मार्जिन रिक्वायरमेंट होगा। अब आपको सिर्फ 7 लाख रुपीस का लोन मिलेगा। ठीक है, अगर ये मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाता है तो कमर्शियल बैंकों की क्रेडिट क्रिएट करने की एबिलिटी कम हो जाएगी, लोगों को लोन कम मिलेगा, तो फिर वो स्पेंड भी कम करेंगे, तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर एग्रीगेट डिमांड को कम करना है, एक्सेस डिमांड चल रही है, तो ड्यूरिंग द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड मार्जिन रिक्वायरमेंट शुड बी इंक्रीज। अब इसका उल्टा कर दो, अगर कंट्री में डेफिशिएंट डिमांड चल रही है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को डिक्रीज कर दो, जैसे 20% से डिक्रीज करके 10% कर दिया, तो अब 10 लाख की सिक्योरिटीज के ऊपर लोगों को 9 लाख का लोन मिल जाएगा। ठीक है, देखो मार्जिन रिक्वायरमेंट का सबसे पहले तो मीनिंग है, मैंने क्लियर कर दिया। मार्जिन रिक्वायरमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन ग्रांटेड एंड द सिक्योरिटी टेकन फॉर गिविंग दैट लोन। Any change in margin requirement directly influences the aggregate demand in the economy. तो अगर रिजर्व बैंक इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को चेंज करता है तो उससे सीधा एग्रीगेट डिमांड के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अब एक्सेस डिमांड अगर चल रही है, एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड द मार्जिन रिक्वायरमेंट शुड बी इंक्रीज। तो अगर कंट्री में एक्सेस डिमांड चल रही है, जैसे मैंने अभी समझाया, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देना चाहिए, जिससे कि लोगों को लोन कम मिलेगा। ठीक है, इट रिड्यूसेस द कमर्शियल बैंक्स एबिलिटी टू क्रिएट क्रेडिट, इससे कमर्शियल बैंकों की उधार देने की एबिलिटी कम हो जाएगी और विद द रिजल्ट इन्वेस्टमेंट डिमांड एंड कंजम्पशन डिमांड कम हो जाएगी, लोगों को अब लोन कम मिलेगा। ठीक है, एंड डेफिशिएंट डिमांड अगर चल रही है
टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड द मार्जिन रिक्वायरमेंट शुड बी रिड्यूस्ड। तो डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन में मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर दें। कम करने से कमर्शियल बैंकों की क्रेडिट क्रिएट करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी। अब लोगों को लोन ज्यादा मिलेगा तो वो खर्च भी ज्यादा करेंगे एंड विद द रिजल्ट जो डेफिशिएंट डिमांड थे ये इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। नाउ मॉरल सुएशन, दिस इज ये मॉरल सुएशन उस तरह का मेजर्स नहीं है जैसे अभी हमने किए हैं। मॉरल सुएशन में जो रिजर्व बैंक है वो क्या करता है, कमर्शियल बैंक को एडवाइस करता है, उनसे रिक्वेस्ट करता है या उनको फोर्स करता है किसी तरह से। उसकी रिक्वेस्ट में भी एक ऑर्डर है। ठीक है। तो कमर्शियल बैंक जो सेंट्रल बैंक है कमर्शियल बैंक को रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज कंट्री में एक्सेस डिमांड चल रही है, अब लोगों को क्रेडिट कम दो, अननेसेसरी पर्पस के लिए लोगों को लोन ना दो अगर एक्सेस डिमांड चल रही है। और अगर डेफिशिएंट डिमांड चल रही है तो कमर्शियल बैंक जो को रिक्वेस्ट करता है आरबीआई के लोगों को लोन दो। ठीक है। इस तरह से मॉरल सुएशन, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ परसुएशन एंड प्रेशर। तो रिजर्व बैंक जो है कमर्शियल बैंक को मनाता है, उन पे प्रेशर डालता है दैट सेंट्रल बैंक अप्लाइज ऑन कमर्शियल बैंक टू फॉलो इट पॉलिसीज। तो कमर्शियल बैंक जो सेंट्रल बैंक है कमर्शियल बैंक को मजबूर करता है, उनको एडवाइस करता है, उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उसकी पॉलिसी के हिसाब से चलें। मॉरल सुएशन इज एक्सरसाइज थ्रू डिस्कशन, लेटर्स, स्पीचेस एंड हिंट्स टू बैंक्स। तो बैंकों को के साथ डिस्कशन करते हैं, लेटर्स देते हैं, कुछ स्पीच भाषण वगैरह देते हैं, उनको समझाते हैं कमर्शियल बैंक्स को। ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड आरबीआई एडवाइज द कमर्शियल बैंक्स टू क्रिएट लेस क्रेडिट। तो जैसे अभी मैंने बताया कि अगर कंट्री में एक्सेस डिमांड चल रही है तो उस केस में जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक को एडवाइस करेगा कि प्लीज आप क्रेडिट कम क्रिएट करो। एंड ऑन द अदर हैंड ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड, और अगर कंट्री में डिमांड कम चल रही है तो कमर्शियल बैंक को एडवाइस करेगा कि भाई लोगों को लोन ज्यादा दो। ठीक है। तो इस तरह से, और जनरली ये होता है कि जो कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई के डिसीजन को फॉलो कर लेते हैं। क्योंकि जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको आरबीआई से कभी लोन लेने की जरूरत पड़ती है तो आरबीआई एक्ट्स एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। ठीक है। तो उनको लोन, और कमर्शियल बैंक जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक का आपको पता है अपेक्स इंस्टीट्यूशन है, वो उनको अगर कल को उसके डिसीजन को नहीं मानते कमर्शियल बैंक तो आरबीआई उनको रिकॉग्निशन को खत्म कर सकता है, उनको लोन देने से इनकार कर सकता है फ्यूचर में। ठीक है। तो इस तरह से उनको फॉलो करनी ही पड़ती है। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, अब ये लास्ट मेथड आता है, लास्ट इंस्ट्रूमेंट है क्रेडिट को कंट्रोल करने, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने का। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, इट रेफर्स टू मेथड इन विच द सेंट्रल बैंक गिव्स डायरेक्शन टू अदर कमर्शियल बैंक्स टू गिव और नॉट टू गिव क्रेडिट फॉर सर्टेन पर्पसेस टू ए पर्टिकुलर सेक्टर्स। ठीक है। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डायरेक्टिव मेथड, तो इस मेथड के अंदर जो आरबीआई है कमर्शियल बैंक को डायरेक्शन देता है कि आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर्स को लोन दो या किसी पर्टिकुलर सेक्टर्स को लोन मत दो। जैसे उनको कह सकता है कि आप फार्मर्स को लोन दो, इंडस्ट्रीज को लोन मत दो। ठीक है। ये दो तरह से काम करता है, पॉजिटिव ढंग से भी और नेगेटिव ढंग से भी। पॉजिटिव ढंग से कमर्शियल बैंक को डायरेक्शन देगा कि आप लोगों को लोन दो, इस पर्पस के लिए लोन दो और इस सेक्टर्स को लोन दो, और नेगेटिव मैनर से उनको कह सकता है कि आप इस पर्टिकुलर सेक्टर को या इस पर्टिकुलर काम के लिए लोगों को लोन मत दो। अब कंट्री में अगर एक्सेस डिमांड चल रही है तो एक्सेस डिमांड में कहेगा कि क्रेडिट की राशनिंग इंट्रोड्यूस कर दो। क्रेडिट की राशनिंग मतलब कि क्रेडिट का एक कोटा, एक लिमिट फिक्स कर दो कि किसी को 10 लाख रुपए से ज्यादा का लोन नहीं देंगे। और अगर कंट्री में डेफिशिएंट डिमांड चल रही है तो फिर राशनिंग की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा बजट का लेसन, गवर्नमेंट बजट। तो अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।